गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके सोशल के क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरुआत कल के टॉपिक के साथ करते हैं। कल का जो टॉपिक था, जो हम लोगों ने कल करा था, पढ़ाई की थी, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें हाउ द पार्टिसिपेंट्स saw the movement। कहने का मतलब ये लिखना नहीं है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, यानी कि जिन्होंने भाग लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, उनका क्या इंटेंशन था। व्हाई डिड दे पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा रिचर पीजेंट्स कम्युनिटी, जिसका एग्जाम्पल क्या था बेटा, जाट्स इन उत्तर प्रदेश एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात। इनके लिए क्या स्वराज का मतलब था। व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ स्वराज फॉर दिस रिचर पीजेंट कम्युनिटी। रिचर पीजेंट्स कम्युनिटी जो थे, इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। They wanted the reduction in revenue। इन्हें कटौती चाहिए थी, इन्हें कटौती चाहिए थी। किसमें कटौती चाहिए थी? रिवेन्यू में। इनसे जो टैक्स वसूला जाता था, इन्हें उस टैक्स में कटौती चाहिए था। दे वांटेड रिडक्शन इन रिवेन्यू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पुअर पीजेंट्स। इनका क्या डिमांड था? व्हाट वेयर देयर डिमांड्स? रिडक्शन इन रेवेन्यू along with remission of unpaid rent। इनका एक डिमांड था, इनको जो रिवेन्यू इनसे जो लिया जाता था, इस रिवेन्यू में ये रिडक्शन चाहते थे, कमी, कटौती। जबकि यह जो बेचारे गरीब किसान थे, ये किसानों के साथ दिक्कत क्या थे कि अधिकांश किसान क्या थे? टीनेंट्स थे। एज ए टीनेंट्स इन्हें क्या करना पड़ता था? रेंट देना पड़ता था। रेंट किसको रेंट देते थे ये? तो इन्हीं बड़े बड़े किसानों को, जमींदारों को यह रेंट देते थे। और इनके लिए स्वराज का मतलब था रिवेन्यू में रिडक्शन के साथ साथ इनका जो अनपेड रेंट था, यानी इन पे जो बकाया कर्ज था, किराया जो बकाया था इनके ऊपर, यह उसे रिमिट करवाना चाहते थे, माफ़ करवाना चाहते थे। यह चाहते थे
कि बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं, बड़े बड़े जो किसान हैं, जिनके ज़मीन पर यह काम करते हैं, वह इनके कर्ज को माफ़ कर दे। ठीक है, तो अब दिक्कत यह थी कि कांग्रेस कभी भी इन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते थे। द कांग्रेस कुड नेवर सपोर्ट दैम, कांग्रेस उन्हें कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे सपोर्ट? क्योंकि कांग्रेस जो है इन रिचर पीजेंट्स कम्युनिटी का साथ चाहती थी। क्यों चाहती थी इन रिचर पीजेंट्स कम्युनिटी का साथ, रिचर्स पीजेंट्स कम्युनिटीज़ का साथ क्यों चाहती थी कांग्रेस? क्योंकि यहाँ से उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा था। कांग्रेस को डर था कि अगर वो इन पुअर पीजेंट्स के नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट करेगी, नो रेंट कहने का मतलब कि किराया माफ़ कर दिया जाए, इस रेंट को अगर वो सपोर्ट करेगी तो इसके कारण रिचर पीजेंट्स कम्युनिटीज़ का नुकसान होगा, और यदि रिचर्स पीजेंट्स कम्युनिटी का नुकसान हुआ तो वो क्या करेंगे? कांग्रेस को सपोर्ट करना छोड़ देंगे। और कांग्रेस के लिए ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इट वॉज मस्ट नीडेड फॉर द कांग्रेस, कि कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्या ज़रूरी था कांग्रेस के लिए? कि रिचर पीजर्स कम्युनिटी जो रिचर्स पीजेंट्स कम्युनिटी यानी अमीर किसान जो थे, वेल्दी फार्मर्स जो थे, वो वेल्दी फार्मर्स लैंडलॉर्ड्स वो कांग्रेस को सपोर्ट करे, जिसके कारण कभी भी कांग्रेस और इन पुअर पीजेंट्स के बीच का रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सका। कैसे अच्छा होता? ये कैसे अच्छा होता? जब पुअर पीजेंट्स को एहसास हो चुका था इस बात का कि किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी, कांग्रेस उनके डिमांड्स को नहीं सुनेगी, तो ऐसे में कांग्रेस के आंदोलन या कांग्रेस के किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस क्लास के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बिजनेस क्लास। पेज नंबर 42 है बेटा, ठीक है, इसको देख लीजिए। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास? बिजनेस क्लास के बारे में क्या? हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? जब बात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की हुई तो उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजनेस क्लास का क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या उनका योगदान था? हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? खुद को उन्होंने कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ जोड़ा, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। अब बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप सबको पता है, यू ऑल नो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, आप सभी को पता है, 1914 से 1918 के बीच में। और इस वॉर की वजह भी शायद आप लोगों को पता होगी, 9th में आपने हिटलर वाला चैप्टर पढ़ा होगा, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ क्या, जितनी भी ब्रिटिश कंपनी थी, दे वेर इंगेज्ड इन फुलफिलिंग द ऑर्डर्स रिक्वायर्ड इन द वॉर। वॉर में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उन चीज़ों के ऑर्डर को फुलफिल करने में पूरा का पूरा समय बीत रहा था। ब्रिटिश इंडस्ट्री का, ब्रिटिश का ध्यान पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी, इंडियन बिजनेस से हट चुका था। उनका पूरा ध्यान कहाँ था? तो बिजनेस पे के जगह वॉर पे, बिजनेस के जगह उनका पूरा ध्यान था वॉर पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे। अभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं बेटा। इंडिया में बाइकआउट किया जा रहा है इन दिनों चाइनीज़ प्रोडक्ट का, चाइनीज़ ऐप को बैन किया जा रहा है, चाइनीज़ शॉप्स के जो भी बाहर एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए फ्लैक्स वगैरह लगाए गए, लोग सब उसको फाड़ दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? शायद आपको आइडिया हो, चाइना ने कोशिश की हमारे देश के रीजन में घुसकर हमारे देश के कुछ लैंड को अपने कब्जे में लेने की, जिसके विरोध में जब भारत के सैनिक सामने आए तो कुछ सैनिकों को मार भी दिया गया, जिसके वजह से भारत के लोगों के बीच में गुस्से का माहौल आ गया। ऐसे में अभी आप इंडियन मार्केट को देखो तो 70% प्लस चीज़ें जो है आपको हर जगह, हर चीज़ में चाइना की बनी हुई मिलेगी। और ऐसे में अगर चाइना के साथ तनाव बढ़ा और इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के साथ जो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसको बंद कर दिया, तो क्या होगा? इंडियन मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, खाली जगह बन जाएगा, ठीक है। और इस खाली जगह को कौन भरेंगे? दूसरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा होगा इंडिया के लोगों को, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को। क्यों? क्योंकि जब भी लोगों के मन में किसी विदेशियों के प्रति, किसी विदेशी सामान के प्रति, विदेशी कंपनी के प्रति नफरत की भावना आ जाएगी, तो जरूरी थोड़ी कि वो सिर्फ चाइना का ही विरोध करेंगे। हो सकता है कल को वो मेड इन अमेरिका सामान भी ना ले, मेड इन जापान का भी सामान ना ले। तो ऐसे में क्या होगा? मेड इन इंडिया गुड्स को जो है ज़्यादा लोग परचेज करना चाहेंगे, ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। तो इससे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा पहुंचेगा। भले हम उपभोक्ताओं के लिए, हम कंज्यूमर्स के लिए यह स्थिति बेहतर ना हो, अच्छी ना हो, क्योंकि क्या है पता है, चाइनीज़ गुड्स जो होती है उनकी कीमत कम होती है बट उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। ये नहीं कहूँगा मैं कि वो टिकते ज़्यादा, नहीं,
बट उनके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मोबाइल देखिए ना, अभी इंडियन मोबाइल आप लीजिए, चाइनीज़ मोबाइल लीजिए, तो कम कीमत में भी चाइनीज़ मोबाइल, रियलमी, रेडमी, वो सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन इंडियन मोबाइल ज़्यादा कीमत लेने के बाद भी उनकी क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी। डॉल वगैरह ले लीजिए, इंडियन टॉयज़ ले लीजिए, दिवाली के समय एलईडी वगैरह जो आप जलाते हो घर के बाहर, झालर, वो देख लीजिए। इंडिया के बने चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, वही चाइना के बने की चीज़ों की कीमत बहुत कम होती है, और कम होने के बावजूद जो है वो ज़्यादा चकाचौंध क्रिएट करती है, ज़्यादा रोशनी वगैरह, तो लोग उसे प्रीफर करते हैं। तो ऐसे में इंडियन कंज्यूमर्स को लेस क्वालिटी वाले सामान को हाई कॉस्ट पे ख़रीदना पड़ जाएगा, नुकसान होगा, बट फिर भी लोग खरीदेंगे तो ज़रूर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खरीदेंगे। तो यही चीज़ हुआ उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। चूँकि ब्रिटिश इंडस्ट्री का ध्यान इंडियन मार्केट्स पे नहीं था, जिसका फ़ायदा इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट ने उठाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आम लोगों के लिए भले कितना भी मुश्किल वाला समय लेकर आया, लोगों के लिए परेशानियां बढ़ रही थी, लेकिन बस एक ग्रुप था, एक कम्युनिटी थी जिसको फ़ायदा पहुंचा था, वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी। उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, धड़ाधड़ सामान बनाए, मार्केट में बेचे, एंड दे हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। उन्होंने बहुत पैसे कमाए, बिकेम पावरफुल, और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गए। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। अब हुआ क्या, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला उस पीरियड में इंडिया के जो भी उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, दे मेड ह्यूज प्रॉफिट because they could do whatever they want without any restriction। वो उस पोजीशन में थे जहाँ बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी के इजाज़त कि वो जो चाहे वो कर पा रहे थे, ठीक है। पर जो ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया, वापस से ब्रिटिश ने इंडियन मार्केट पर कंट्रोल गेन करने की कोशिश की। उसे अब दिक्कत हो रही थी क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट पावरफुल हो चुके थे। ऐसे में ब्रिटिश ने किया क्या, सरकार तो ब्रिटिश की थे, ऐसा पॉलिसी बनाना शुरू कर दिया। तो पॉलिसी दे स्टार्टेड मेकिंग कि भारत के उद्योगपति चाहकर भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड ना कर सके, सो दैट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कुड नॉट एक्सपेंड देयर बिजनेस। ऐसी पॉलिसी वो बनाने लगे। पर बिजनेसमैन, इंडियन उद्योगपति जो थे, they were determined, they were keen on expanding their business, they wanted to expand their business at any cost। They now reacted against colonial policies that restricted business activities, and since they had become powerful, they started protesting against the colonial policy that was making them unable to expand their business। यानी ब्रिटिश के जिस पॉलिसी के कारण वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे, उस पॉलिसी का विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनका क्या डिमांड था भाई, व्हाट वाज देयर वांट विलिंग, व्हाट वेयर दे विलिंग टू गेट, व्हाट दे वांटेड, वो क्या चाहते थे। तो दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। सबसे पहले विदेश से जो सामान आती है, इंपोर्ट की जाती है, उन इंपोर्टेड गुड्स से उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए था। वो चाहते थे एक बेहतर रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, जिससे कि विदेशों से आने वाले सामान का इंपोर्ट कम हो जाए। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, उन्होंने क्या किया, उस दौरान दो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए। द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, 1920 में उन्होंने बनाया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और फिर उन्होंने बनाया 1927 में फिक्की, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उस समय के जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जीडी बिरला, इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने लीड किया उस ऑर्गेनाइजेशन को। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी, और भारत की अर्थव्यवस्था पर जो कॉलोनियल कंट्रोल था, ब्रिटिश कंट्रोल था, इसके खिलाफ उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। और पहली बार जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई तो उन्होंने इसे पूरा सपोर्ट दिया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। फाइनेंशियल असिस्टेंस कहने का मतलब आर्थिक मदद दी। विदेशी सामानों की खरीद बिक्री करने से मना कर दिया उन्होंने। अब यहाँ पर मुद्दे की बात हो रही है।
मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम, यानी अधिकांश बिजनेसमैन के लिए स्वराज एक ऐसा वक्त था वैन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जब बिजनेस पर किसी भी तरह का कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा और ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कॉन्स्टेंट, और बिना किसी रोकथाम के व्यापार, उनका ट्रेड, उनका बिजनेस वो फ्रीली एक्सपेंड कर सकेगा बिना किसी दिक्कत के। दे वेयर अप्रीहेंसिव ऑफ द स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, बट आफ्टर द फेल्योर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप वेयर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसियास्टिक। लेकिन जैसे ही बेटा पहले तो महात्मा गांधी ने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लिया 1931 में इरविन के साथ, जब उन्होंने समझौता किया था गांधी इरविन पे, और तब तक बिजनेसमैन ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें लगा कोई बात नहीं है, जब यह महात्मा गांधी जाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ अंग्रेज़ों से बात करेंगे तो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता वो ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उन्हें गहरी निराशा हाथ लगी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया और महात्मा गांधी वापस लौट आए निराश होकर। इसके बाद बिजनेस ग्रुप्स वेयर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुसियास्टिक, उनके अंदर पहले के जैसा उत्साह नहीं रहा। स्वाभाविक है ना, एक बार आपने किसी से कोई उम्मीद की और वो उम्मीद आपकी टूट जाए तो आप दूसरी बार उस उत्साह के साथ किसी से उम्मीद नहीं लगा सकते। दे वेयर अप्रीहेंसिव ऑफ द स्पिरिट ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंग द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस। साथ ही साथ लगातार जो सैन्य गतिविधि बढ़ती चली जा रही थी भारत में, हड़ताल हो रहे थे, लूटपाट हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, झगड़े फसाद हो रहे थे, इन सब चीज़ों से भी वो परेशान हो गए थे क्योंकि उनका बिज़नेस लंबे समय से बाधित हो रखा था और आगे भी बिज़नेस चालू होने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। कांग्रेस के अंदर भी अब कोई सुनने वाला नहीं था, सारा कमांड जो है यंगर लीडर के हाथों में आ गया था, उनके भी सोशलिज्म की भावना बढ़ रही थी। जिन बातों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे बिजनेस क्लास के लोगों ने क्या किया, खुद को अलग थलग करना शुरू कर दिया। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए
ठीक है, बिजनेस क्लास के लिए स्वराज का मतलब क्या था? स्वराज वॉज सीन एज ए टाइम, स्वराज को एक ऐसे वक्त के तौर पे देखा जा रहा था जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन यानी औपनिवेशिक रिस्ट्रिक्शन प्रतिबद्धता जो है वो बिजनेस पर नो लॉन्गर एग्जिस्ट नहीं रहेगी, और इनका जो व्यापार है, ट्रेड और बिजनेस इंडस्ट्री उद्योग जो है वो फ्लोरिश करेगा। फ्लोरिश मतलब वो आगे बढ़ेगा, फैलेगा विदाउट कॉन्स्टेंट, बिना किसी रुकावट के। ठीक है, यानी उस पर कोई रोक नहीं लगाएगा। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और हर हाल में बनेगा, इस बार पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म क्या फॉर्म किया बेटा उन्होंने? एक नंबर में फॉर्म किया द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। यह कब उन्होंने फॉर्म किया? वैन 1920 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है ना, तो 1920 में कौन सा बना, या फिर इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ? ऑप्शन देने का 1920, 1929, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है ना। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्या बनाया? द फेडरेशन दूसरा उन्होंने बनाया फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे कहा गया फिक्की, और ये बनाया उन्होंने 1927 में। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आप इसको उतार लीजिए। Yes, Abhishek Kumar, Swaraj means for richer peasants community to reduction in revenue. The meaning of Swaraj for the richer peasant community was to the reduction in revenue. उन्हें लगान में कटौती चाहिए था। ठीक है, और यही था उनके लिए स्वराज का मतलब, क्योंकि स्वराज से जिन लोगों की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, वही हो स्वराज। ठीक ना, तो यही था उनके लिए स्वराज का मतलब। लिख लीजिए इसको। चलिए, हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन तुरंत पूछ सकते हैं, लाइफ टाइम क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास। हम लोग अब पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के बारे में। देखिए, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने बड़ी संख्या में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। नागपुर रीजन को छोड़ दिया जाए तो, एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन में जो है उन्होंने थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया। क्यों नहीं किया भाई? व्हाट वाज द रीजन कि इंडस्ट्रियल वर्कर ने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो देखिए, As the industrialist came closer to the Congress, workers stayed aloof. अभी मैंने किसके बारे में बताया था? वर्किंग क्लास, ये बिजनेस क्लास के बारे में, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में। तो जैसे जैसे कांग्रेस के करीब आ रही थी इंडस्ट्रियलिस्ट, या फिर यूँ कहो इंडस्ट्रियलिस्ट के करीब आ रहे थे कांग्रेस, वैसे वैसे वर्कर जो है वो कांग्रेस से दूर होते चले जा रहे थे। ठीक है, क्यों जा रहे थे? क्यों कांग्रेस के इंडस्ट्रियलिस्ट से नज़दीक आने की वजह से वर्कर्स दूर जा रहे थे? इसके बारे में अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले सुन लीजिए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कांग्रेस से वर्कर्स की नाराजगी थी, कांग्रेस से वर्कर्स दूर होते चले जा रहे थे, बट इसके बावजूद कुछ जगह वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सेलेक्टिवली अडोप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम। गांधी जी का जो प्रोग्राम था, जैसे बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है, ऐसे कुछ प्रोग्राम को उन्होंने अपनाया, फॉलो किया। यह उनके अपने खुद के एजेंडे से जुड़ा हुआ था, उनकी खुद की अपनी आंदोलन चल रही थी, खुद का अपना लड़ाई चल रहा था। किस बारे में? अगेंस्ट लो वेजेज एंड पुअर वर्किंग कंडीशन। उनकी अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष, अपना आंदोलन था दो चीज़ों के बारे में। एक तो जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ का वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब हुआ करता था, ठीक है, और दूसरा जो काम के बदले उन्हें वेजेज मिलते थे, सैलरी मिलती थी, वेतन, दैट वाज वेरी लो, वो बहुत कम था। 1930 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। 1932 में डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। डॉक वर्कर जहाँ पे जहाज से सामान उतारा लादा जाता है, ठीक है। In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rally and boycott campaign. हुआ क्या? 1930 में हजारों की संख्या में वर्कर्स ने छोटा नागपुर टीन माइंस में गांधी कैप पहन के प्रोटेस्ट रैली में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बॉयकॉट कैंपेन में हिस्सा लिया। बट द कांग्रेस वॉज रिलुक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। लेकिन कांग्रेस, जैसे कि उन्होंने पुअर पीजेंट्स के डिमांड को नहीं ना एक्सेप्ट किया था, नहीं ना अपनाया था, उसी तरीके से वर्कर्स की डिमांड को भी वो अपने प्रोग्राम, अपने स्ट्रगल के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाना चाह रही थी। इसको डर था दैट इट फेल्ड दैट दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्स। उसको लगता था कि अगर हम वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे ना तो उससे इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे दूर हो जाएंगे, और उसकी जो लड़ाई थी ब्रिटिश के खिलाफ, इंपीरियलिज्म के खिलाफ, तो उसके खिलाफ जो एंटी इंपीरियल फोर्स कांग्रेस ने तैयार किया था, उसे लगा था कहीं ना कहीं टूट जाएगी। ठीक है, अब देखिए, इसको समझिए बेहतर तरीके से। इनके लिए स्वराज का क्या मतलब था? They wanted higher wage and improved
वर्किंग कंडीशन, इन्हें हायर वेज यानी ज़्यादा वेतन चाहिए था, क्योंकि यह जिस हिसाब से काम करते थे, जितना काम करते थे उस हिसाब से इन्हें वेज नहीं मिलता था, वेतन नहीं मिलता था। और इन्हें इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन चाहिए था, मतलब जिन हालातों में यह काम करते थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्श होते थे, हार्ड कंडीशन में काम करना पड़ता था। तो यह चाहते थे कि इनकी कंडीशन में सुधार आ जाए, जैसा एटमॉस्फेयर इन्हें दिया जा रहा है उस एटमॉस्फेयर में सुधार किया जाए, ठीक है। लेकिन ये वर्कर थे ना जी, ये अगर काम करते तो किसके पास काम करते? इंडस्ट्रियलिस्ट, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट अगर काम करते तो किसके यहाँ काम करते? इंडस्ट्रियलिस्ट के पास काम करते, या फिर इसी को ना बिजनेसमैन कहिएगा जी, इनके यहाँ काम करते ना ये। तो इनका जो ये डिमांड था, ये डिमांड किससे था? इनसे ना डिमांड था। तो कांग्रेस को डर था कांग्रेस वॉज रिलुक्टेंट, अनिच्छुक था, रिलुक्टेंट मतलब अनिच्छुक, टू इंक्लूड वर्कर डिमांड्स as part of its own program of struggle because it felt that this would alienate industrialist and divide anti-imperial force। अगर कांग्रेस सपोर्ट करते वर्कर्स को, अगर कांग्रेस वर्कर्स को सपोर्ट करते तो वर्कर्स को ज़्यादा वेज मिलता, इसका वर्किंग कंडीशन सुधरता। तो ऐसे में यह वर्कर्स जिनके अंदर काम करते थे उनका खर्चा बढ़ता। तो ये वर्कर्स किसके अंदर काम करते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर, यानी कि यह ज़्यादा खर्च करते इस पर, तो इससे इसका नुकसान होता। तो जब इसका नुकसान ही होता कांग्रेस के कारण, तो ये कांग्रेस को भी क्यों सपोर्ट करते भैया? तो ब्रिटिश से नुकसान होता ना, ये ब्रिटिश के खिलाफ जाकर इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हेल्प किया, सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी इनको कांग्रेस की तरफ से भी नुकसान झेलना पड़ता। तो आखिर ये क्यों सपोर्ट करते कांग्रेस को? और इस बात को कांग्रेस महसूस कर रही थी, इसलिए कांग्रेस ने इन वर्कर्स के डिमांड को अपने प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया। एक लास्ट टॉपिक है आज का। Another important features of civil disobedience movement was the large scale participation of women। एक और अलग बात थी, अनोखी बात थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, वह यह थी कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी दिखाई, इस आंदोलन में भाग लिया, बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। जब गांधी जी सॉल्ट मार्च पे निकले थे ना, 240 मील लंबी जो उन्होंने यात्रा की थी, तो जहाँ भी गांधी जी रुकते वहाँ भाषण वगैरह देते वो, तो इन्हें सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में औरतें आती। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया, जुलूस तुलूस में। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट, उन्होंने नमक बनाया, और पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्विड शॉप्स, विदेशी सामानों के बहिष्कार कराए, विदेशी कपड़ों के दुकान बंद कराए, शराब की दुकानें बंद करवाई। मेनी वेंट टू जेल, और बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। बेटा ऐसा नहीं था कि ये सारी महिलाएं गरीब परिवार से थी, लो कास्ट फैमिली से थी, ऐसा नहीं था।
इन अर्बन एरियाज दीज वेमेन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, मतलब शहरी क्षेत्र में यह महिलाएं जो थी हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी, और रूरल एरियाज में दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड्स, वो अमीर ग्रामीण समुदाय से आती थी। क्या वजह था कि आज से पहले महिलाओं ने तो कभी इतने बड़े लेवल पे किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया, इनफैक्ट तो घर के बाहर महिलाएं नहीं निकलती थी। फिर अब ऐसा क्या हुआ था, तो देखिए, moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. गांधी जी के बातों से प्रभावित होकर उनकी बातों को दिल पे लिया था उन्होंने, और उन्हें लगने लगा था that it was to serve the nation was a sacred duty of women. उन्हें लगने लगा था कि देश की सेवा करना महिलाओं के लिए सबसे पवित्र काम है। इसी वजह से उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भागीदारी दिखाई। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. ठीक है, महिलाओं ने परंपरा से हटकर काम किया, वो काम जो पहले महिलाएं नहीं करती थी। पब्लिकली उन्होंने अपने आप को ज़्यादा उजागर किया, वो सामने आए, बढ़ चढ़ कर भाग लिया आंदोलन में। लेकिन इससे बेटा उनके प्रति लोगों का जो नज़रिया था, लोगों का देखने का कि औरत क्या है, घर में रहने वाली चीज़ है, इसके पास अपनी खुद की सोचने की शक्ति नहीं है, वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों पे कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा नहीं था कि लोगों ने सोचा अरे महिलाएं भी निकल सकती है, महिलाएं भी कुछ कर सकती है, तो चलो इनको हम प्रोत्साहन दें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड अर्थ, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। खुद गांधी जी का मानना था कि एक अच्छी महिला वो होती है जो घर की जिम्मेदारी उठाती है। महिलाओं की जिम्मेदारी होती है घर की देखभाल करना, हर मतलब चूल्हा चौका करना, अच्छी बीवी बनना, अच्छी माँ बनना। अच्छी औरत बनने के लिए ज़रूरी है अच्छी बीवी बनना, अच्छी माँ बनना, घर की देखभाल करना, चूल्हा चौका करना, ठीक है। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी सोच के चलते लंबे समय तक कांग्रेस के अंदर महिलाओं को किसी भी तरह का ढंग का कोई पोजीशन नहीं दिया गया। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, और महिलाओं की स्थिति बस नाम मात्र की थी कांग्रेस के अंदर, बस एक प्रतीक के तौर पे कि हमारे साथ महिलाएं भी हैं। तो बेटा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। आप एक दो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, उसको बना लीजिएगा। इधर तो बेटा ये सब कुछ हो ही चुका है, आई होप समझ में आ गया हो। करना क्या है, तो बिजनेस क्लास और इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के लिए स्वराज का क्या मतलब था यह लिखना है, और एक शॉर्ट नोट लिखना है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की भागीदारी किस में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ठीक है बेटा, आज यहीं पे चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म करते हैं। कल हम लोग करेंगे लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कल के बाद आई थिंक परसों चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। लंबा चल गया लेकिन क्या कर सकते बेटा, लंबा चैप्टर है, लंबा चला। तो ठीक है, आज के लिए बाय बाय।